हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12th हिंदी की संपूर्ण तैयारी एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th हिंदी की कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे आप 100 में 100 नंबर आसानी से ला पाएँ। और आपका अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपका हिंदी में 95% मार्क्स आप आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, तो कैसे कुछ तैयारी करना है सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 50 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसके बाद आपका चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, ग्रामर पोर्शन से क्या क्या पूछा जाता है सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देख सकते हैं आप, पहला हमारा क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। विकल्प देख लीजिए, जीवनी, कहानी, डायरी या फिर आत्मकथा। मेरी असफलताएं आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, तो विकल्प देख सकते हैं आप, प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो विकल्प हमारा तीसरा जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त हो चाहे स्कंदगुप्त हो, हमारे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किस लेखक का है। देख सकते हैं आप विकल्प, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परशाई या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो पृथ्वीपुत्र जो निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। किसका है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। विकल्प देख लीजिए, मुंशी इंसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, सदल मिश्र या फिर नाभा दास। ठीक है, तो इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। अगर आपका रानी केतकी की कहानी पूछ लेता तो रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां है और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है, अर्थात विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के जनक कौन थे। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक कौन थे। तो देख सकते हैं आप विकल्प देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। हिंदी एकांकी के जनक हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है, इसीलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। हमारा अगला विकल्प देख लीजिए, त्यागपत्र के रचनाकार कौन थे। ठीक है, त्यागपत्र के रचनाकार कौन थे। विकल्प देख लीजिए, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, जैनेन्द्र कुमार या फिर मोहन राकेश। ठीक है, त्यागपत्र जो रचना है वो किसकी है, त्यागपत्र रचना आपकी जैनेन्द्र कुमार की है। चाहे आप हाई स्कूल में हो या इंटर, दोनों में ही ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक किसे माना जाता है। अभी आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे या किसे माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास जी या फिर जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को टिक कराएंगे, बट ऐसा नहीं है। सरस्वती पत्रिका का 17 साल तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन किया है, लेकिन अगर हम प्रथम संपादक की बात करें कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 17 साल तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगर यहाँ पर क्या होता, सरस्वती पत्रिका का संपादक किसे माना जाता है और श्याम सुंदर दास जी ना दिया होता, तब आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को टिक करते। ठीक है, तो क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका से लेकर, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन है। देख सकते हैं आप, पहला है हमारा त्याग, दूसरा है अनाम दास का पोथा, अगला है भूले बिसरे चित्र या फिर सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास अनाम दास का पोथा है। कौन सा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास अनाम दास का पोथा है, अर्थात विकल्प हमारा तीसरा सही है। देख सकते हैं आप, हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है। तो देख सकते हैं आप, विकल्प देख लीजिए, कविवचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी या फिर चिदम्बरा। ठीक है, तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है। कौन सी है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, अर्थात विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन थे? विकल्प देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ किसे किसे माना जाता है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के है कि छायावाद का कवि कौन नहीं है। ठीक, तो महादेवी वर्मा भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हमारे छायावाद के नहीं है। ठीक है, तो हमारा विकल्प तीसरा मैथिली शरण गुप्त सही हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है। कंफ्यूज मत होना, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, छायावाद पे लेके। अगला क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? विकल्प देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई और जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो निंदा रस निबंध एक हास्य व्यंग का निबंध है जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? विकल्प देख लीजिए, धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र चेतना या फिर सांस्कृतिक गौरव। तो जो हमारा निबंध है राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जिसके लेखक हैं, और वो किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? ठीक है, द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? विकल्प देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट है, या फिर महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा तो आपको पहले ही पता है कि छायावाद की है, और द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं वो हमारे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसीलिए विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? देख सकते हैं आप, विकल्प हमारा है पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा है बाबू गुलाब राय, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी, राय कृष्ण दास जी। ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की थी, इसीलिए हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादित पत्र का नाम कौन सा है? क्या वो आनंद कादम्बनी है, ब्राह्मण है, सरस्वती है, या फिर हंस नामक पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी थी? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। ब्राह्मण पत्रिका हमारी प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? ब्राह्मण पत्रिका हमारी प्रताप नारायण मिश्र जी की है, इसीलिए हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? क्या वो परीक्षा गुरु है, गोदान है, गुनाहों का देवता है, या फिर चित्रलेखा है? तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु है, अर्थात विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड में भी आपका आया था। ठीक है, अशोक का फूल निबंध कैसा है? ठीक है, अशोक का फूल निबंध कैसा है? तो अशोक का फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो विकल्प देख लीजिए, क्या ये मनोवैज्ञानिक निबंध है, या फिर बुद्धि प्रदान निबंध है, या फिर ललित निबंध है, या फिर ऐतिहासिक निबंध है? तो अशोक का फूल निबंध एक ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? अशोक का फूल निबंध एक ललित निबंध है जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? क्या वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, राय कृष्ण दास जी हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह जी हैं? तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। कौन है? सच्ची वीरता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, इसीलिए विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निबंध व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है? निम्न में से कौन सा निबंध व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है? विकल्प है हमारा पहला, गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, अशोक का फूल या फिर निंदा रस। ठीक है, तो निंदा रस एक ऐसा निबंध है जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, और हरिशंकर परसाई की जितनी भी ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो कैसी है, हास्य व्यंग पूर्ण रचनाएं हमारे हरिशंकर परसाई जी करते थे, जिसमें निंदा रस उनका एक अच्छा व्यंग का उदाहरण है, इसीलिए विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का हमारा प्रथम नाटक कौन सा है? क्या वो सती प्रताप है, अजात शत्रु है, स्कंद गुप्त है या फिर नहुष है? तो हमारे हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक हमारा नहुष है, और पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक कौन है? क्या वो प्रेमचंद जी हैं, क्या वो अमृत राय जी हैं, क्या वो यशपाल जी हैं या फिर जैनेन्द्र कुमार जी हैं? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय जी द्वारा लिखित जीवनी कलम का सिपाही है, इसीलिए विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है परीक्षा गुरु, अगला है अशोक का फूल या फिर तितली या फिर गबन। ठीक, तो आप जानते हैं परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है, पहला मौलिक उपन्यास है, तितली भी क्या है, एक उपन्यास, गबन भी एक उपन्यास है, और अशोक का फूल क्या है, एक ललित निबंध है। अशोक का फूल एक ललित निबंध है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा कौन सी है? क्या ये एकांकी है या फिर ये जीवनी है या फिर ये नाटक है या फिर ये उपन्यास है? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा एक नाटक है। ठीक, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? क्या वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, श्रीनिवास दास जी हैं या फिर रामकुमार वर्मा जी हैं? तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं, और विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ठीक है, इसीलिए विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, अगला हमारा क्वेश्चन है, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? पहला विकल्प है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर सदल मिश्र। बनारस अखबार के प्रकाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, इसीलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? विकल्प हमारा पहला है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन मोहन सिंह या फिर काशीनाथ खत्री। ठीक है, तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? विकल्प देख लीजिए, आगरा, मद्रास, पूना या फिर कलकत्ता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है, विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में अष्टायाम की भाषा कौन सी है? निम्न में अष्टायाम की भाषा कौन सी है? क्या वो राजस्थानी है, वो ब्रज भाषा है, अवधी है या फिर खड़ी बोली है? ठीक है, तो निम्न में अष्टायाम की भाषा ब्रज भाषा है। अष्टायाम ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसीलिए विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस के बारे में। अब हम बात करें कि हमें गद्यांश और पद्यांश कौन कौन से पढ़ने हैं। तो गद्यांश में बात करें तो गद्यांश की अगर आप 2 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, मात्र ये 2 चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो गद्यांश की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और 10 नंबर गद्यांश के मिलते हैं, वो 10 नंबर आपको आसानी से मिल पाएंगे। पहला चैप्टर हमारा है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। पहला चैप्टर हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा
चैप्टर हमारा अशोक का फूल है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर आपने इनके गद्यांश अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो इससे बाहर एक भी गद्यांश नहीं आएगा। गद्यांश में केवल मात्र ये 2 चैप्टर आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, 10 नंबर आपके होंगे। ठीक है, तो गद्यांश में यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बात करें पद्यांश की, तो पद्यांश में महत्वपूर्ण चैप्टर देख सकते हैं आप। पहला चैप्टर हमारा पवन दूतिका है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा पवन दूतिका है, जिसके लेखक हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। दूसरा चैप्टर हमारा कैकेयी का अनुताप है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और तीसरा चैप्टर हमारा गीत है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। अगर आपने मात्र इन 3 चैप्टर पद्यांश के लिए पढ़ लिए, और ज्यादातर तो आपका पवन दूतिका और कैकेयी अनुताप से ही फंस जाएगा आपका, लेकिन आपको क्या करना है, गीत भी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपका पूरा पद्यांश फंसेगा। तो अगर आपने मात्र इन 3 चैप्टर को तैयार कर लिया तो 10 नंबर आपको पद्यांश के भी मिल जाएंगे, 10 नंबर आपके गद्यांश के हो जाएंगे और 10 नंबर आपके पद्यांश के भी आपको मिल जाएंगे। तो अब बात आती है जीवन परिचय में आपको किन किन लेखक और कवि का पढ़ना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करें तो आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों के जीवन परिचय अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है, गद्यांश में 5 नंबर का और पद्यांश में 5 नंबर का, यानी टोटल बात करें तो टोटल आपको 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जीवन परिचय आपके केवल 10 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 आपका लेखक वाले से और 5 कवि वाले से पूछे जाते हैं। ठीक है, और कवि की बात करें तो कवि में आपका मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा। कवि में आपको क्या करना है, इन तीनों का अगर आप जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। अब बात करें कि जीवन परिचय आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे जीवन परिचय, जिसमें आपको क्या हो 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर आप जीवन परिचय में आसानी से ला पाए, तो वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, और जो जीवन परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय आपका 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ज्यादातर यही होता है कि 5वें नंबर क्वेश्चन में आपका जीवन परिचय आएगा। ठीक है, तो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, अगर आपको किसी भी कवि या लेखक के बारे में 5-6 चीजें पता है तो आप बना के भी जीवन परिचय आसानी से कर पाएंगे। कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म क्या है। जन्म है इनका सन 1904 ईस्वी। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ, मृत्यु इनकी 1967 ईस्वी में हुई, और जन्म स्थान इनका मेरठ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है मेरठ उत्तर प्रदेश है। उपाधि में इनको डीलिट की मिली है, और रचनाएं में इनकी भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र और मातृभूमि है। ठीक है, इनकी रचनाएं भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र और मातृभूमि है। अब इन्हीं 5-6 चीजों की हेल्प से हम जीवन परिचय कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जन्म उठाना है और जन्म स्थान उठाना है। करना क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। तो इस टाइप से जीवन परिचय आपको बना के लिखना है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में ही बीता है। ठीक है, अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन नामक शोध प्रबंध लिखकर डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, आगे देख लीजिए। डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं में भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया है। इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हो गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो निधन है सन 1967 ईस्वी में हो गया है। अगर हम इनके रचनाओं के बारे में बात करें तो देख सकते हैं आप, इनकी रचनाएं हैं भारत की एकता, मातृभूमि और पृथ्वी पुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी लेखक का या फिर किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखा जाता है। ठीक है, और इस टाइप से अगर आप जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल पाएंगे। अगर आप गद्य और पद्य दोनों में इसी
टाइप से लिखते हैं तो आप पूरे 10 नंबर आसानी से ला पाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले बता दें कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना के ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इनको आपको इसी टाइप से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता, वो आता है और क्या करता है, हाईलाइटेड पॉइंट पे नजर डालता है और इसी से समझ जाता है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता और आपको नंबर दे के चला जाता है, ठीक। तो अब बात करें, सभी इंपॉर्टेंट कहानियां आपको तैयार कर लेनी है। और क्या तैयार करना है, आपको क्या करना है, सभी इंपॉर्टेंट कहानियां आपको तैयार कर लेनी है। और ज्यादातर कहानियों में आपका पंचलाइट और बहादुर कहानी से पूछा जाता है। इनसे क्या होता है, इनसे क्वेश्चन एक आता है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए या फिर सारांश लिखिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको बहादुर और पंचलाइट कहानियों को दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पंचलाइट कहानी हमारी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है और बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित है। अगर आप इन दोनों कहानियों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको इस कहानी के माध्यम से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद कहानी के बाद आता है खंड काव्य, ठीक है। हर जिले में खंड काव्य अलग अलग चलता है, ठीक है। हर जिले के अनुसार खंड काव्य आपको जो भी पढ़ाया गया हो आपको खंड काव्य तैयार कर लेना है। और खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है। और क्या पूछता है, किसी भी सर्ग की कथा वस्तु पूछ लेगा, ठीक है। किसी भी एक सर्ग की कथा वस्तु पूछ लेगा या फिर नायक का चरित्र चित्रण पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से तैयारी करनी है ताकि आप 5 नंबर खंड काव्य की भी आसानी से ले जा पाए, ठीक है। 5 नंबर आपको कहानी के मिल जाएंगे और 5 ही नंबर आपको खंड काव्य के भी मिल जाते। अब बात आती है संस्कृत खंड की कि संस्कृत खंड में आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश व श्लोक कौन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम गद्यांश के बारे में बात करें तो आपका गद्यांश पूछा जाएगा संस्कृत भाषाएं महत्वम से, ठीक है। संस्कृत भाषाएं महत्वम चैप्टर को आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि ज्यादातर गद्यांश इस चैप्टर से और महामना मालवीय से पूछा जाता है, ठीक है। आपका गद्यांश संस्कृत भाषाएं महत्वम से और महामना मालवीय से आएगा, पक्का आएगा। और क्या होता है कि ये कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर आपको मिलते हैं संदर्भ के और 5 नंबर गद्यांश के अनुवाद के मिलते हैं, यानी टोटल 7 नंबर आपको इन चीजों के मिलते हैं, ठीक है। तो गद्यांश आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ताकि आप 7 नंबर आसानी से ला पाए, ठीक है। और अगर हम श्लोक के बारे में बात करें तो देख सकते हैं आप, श्लोक आपका आता है सुभाषित रत्नानी से, ठीक है। सुभाषित रत्नान से आपका श्लोक पूछा जाएगा और जातक कथा के उलूक जातकम और मयूर जातकम से 2 के श्लोक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, जातक कथा, संस्कृत भाषाएं महत्वम और महामना मालवीय। इन चैप्टर को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और टोटल क्या होता है, जैसे इसमें 7 नंबर का है ना, वैसे इस श्लोक में भी 7 नंबर का आता है। 2 नंबर संदर्भ के मिलते हैं और 5 नंबर श्लोक के अनुवाद के मिलते हैं, यानी कि 7-7 14 नंबर का आपका संस्कृत से पूछा जाता है। अगर आपने क्या कर लिया, इन 4 चैप्टर को संस्कृत में से अच्छे से तैयार कर लिया तो 14 नंबर आप आसानी से ले जा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें हिंदी व्याकरण की तैयारी कैसे करनी है उसको हम देख लेते हैं। तो अब बात आती है हिंदी व्याकरण की तैयारी हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं वो हैं आपके लोकोक्तियां एवं मुहावरे, ठीक है। हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है लोकोक्तियां एवं मुहावरे और अपठित गद्यांश आता है। अब क्या हो गया है, आपका संधि विच्छेद जो आते थे, संधि आती थी, विभक्ति आती थी, तो ये सब हट गए हैं और अपठित गद्यांश आता है, ठीक है। एक अथवा में गद्यांश आता है अपठित का, एक ऐसे आता है, ठीक है। 5 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आता है, ठीक। तो आपको क्या करना होता है, गद्यांश से छांट के 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जो उसी गद्यांश से छांट के आपको करने रहते हैं। तो 5 नंबर तो आप उसके आसानी से ला ही पाएंगे। और आपको पढ़ना क्या है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे पढ़ना है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द और वाक्य में त्रुटि मार्जन। तो कितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे तो चलिए देखते हैं। तो बात करें महत्वपूर्ण लोकोक्ति एवं मुहावरों के बारे में तो देख सकते हैं आप, पहली हमारी लोकोक्ति और मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को हम क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। और इसी को क्या करेंगे, हम अपने वाक्य में प्रयोग करके एक सेंटेंस लिख देंगे, हमारी लोकोक्ति और मुहावरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा है अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होना यानी कि स्वावलंबी बनना, ठीक। अपने पैरों पर खड़े होना यानी कि स्वावलंबी बनना। अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा, ठीक है। एकमात्र सहारा यानी अंधे की लकड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा है ईद का चांद हो जाना। ईद का चांद हो जाना अर्थात बहुत दिनों बाद जो लोग दिखाई देते हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं, ईद का चांद होना कहते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको अपने शब्दों में प्रयोग करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत ही थोड़ी चीज का होना। बहुत ही थोड़ी चीज का होना को हम क्या कहेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा कहेंगे। अगला हमारा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना यानी कि
थोड़े में बहुत कुछ कहना, चीज थोड़ी सी है लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी कि इसको क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना। ठीक है, अगला हमारा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी बहुत ही प्रसन्न होना, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना यानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होना या फिर खुशियां मनाना। अगला हमारा है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यानी बहुत ही गहरी नींद से सोना। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना यानी बहुत ही गहरी नींद से सोना। अगला हमारा है पगड़ी उछालना। ठीक है, पगड़ी उछालना यानी अपमान करना, किसी का अपमान करना यानी उसको क्या कहेंगे, पगड़ी उछालना। ठीक है, अगला हमारा है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल मिश्रण। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल मिश्रण। ठीक, अगला हमारा है ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी दिखावा। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी केवल बाहरी दिखावा। अगला हमारा है हवा से बातें करना, बहुत वेग से चलना। ठीक है, बहुत ही तेज वेग से करना चलना, उसे हम क्या कहेंगे, हवा में बातें करना। अगला हमारा है मुंह फुलाना यानी कि गुस्सा होना। गुस्सा होने को हम क्या कहेंगे, मुंह फुलाना कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियों की। अब पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, तो वो आप कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से पूछता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। और इसमें भी क्या होता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो तो उसको हम नास्तिक कहेंगे, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा है जो पढ़ना लिखना जानता हो। जो पढ़ना लिखा जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम साक्षर कहेंगे। और इसी का एक विपरीत आता है, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे अनपढ़ कहेंगे, और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। अगला हमारा है पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाला अर्थात एक शब्द इसका क्या हो जाएगा, पितृहंता। क्या हो जाएगा, पितृहंता। अगला हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि ज्यादातर आपको 11 से लेके अभी तक में ये देखने को मिला जरूर होगा, अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। ठीक है, जो जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अंडज कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा है जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो। जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो। अगला हमारा है जिसकी उपमा ना दी जा सके। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम क्या कहेंगे, ये अनुपम है। इसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, अर्थात ये क्या है, अनुपम है। ठीक, तो अब बात आती है अनेकार्थी शब्दों की। ये क्या होते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो तरनी, तरनी मीन्स क्या होता है, तरनी मीन्स होता है नाव और पृथ्वी। तरनी मीन्स होता है नाव और पृथ्वी। ठीक है, और क्वेश्चन आता है जलद। जलद मीन्स क्या होता है, जलद मीन्स होता है आकाश और बादल। ठीक है, जलद मीन्स क्या होता है, आकाश और बादल। जलद के पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द है। अगला हमारा है नीर। नीर मीन्स क्या होता है, नीर का होता है पानी और तोय। ठीक है, नीर का होता है जल, पानी या तोय। किसका अनेकार्थी शब्द है, नीर का है। ठीक है, अगला हमारा है अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है, वस्त्र होता है, आकाश होता है। ठीक है, अंबर मीन्स वस्त्र होता है और आकाश होता है। अब बात आती है विधि की। विधि आपका प्री बोर्ड के पेपर में आया था। विधि और नाग दोनों ही प्री बोर्ड के पेपर में आए थे। ठीक है, तो विधि मीन्स होता है भाग्य विधाता। किसी रेसिपी को बनाना, जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो उसकी भी विधि हो गई। प्रयोगशाला विधि, तो कई टाइप की विधि होती हैं, और इसका एक अर्थ क्या होता है, भाग्य भी होता है और विधाता भी होता है। ठीक है, तो विधि मीन्स भाग्य और विधाता, और किसी चीज की रेसिपी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नाग की बात करें तो नाग, नाग मीन्स क्या होता है, नाग मीन्स सांप भी होता है और नाग मीन्स हाथी भी होता है। नाग मीन्स सांप भी होता है और नाग मीन्स क्या होता है, हाथी भी होता है। अगला हमारा है अली। अली मीन्स क्या होता है, अली मीन्स भौरा भी होता है, सखी भी होता है और बिच्छू भी होता है। ठीक है, अली मीन्स भौरा भी होता है, सखी भी होता है, बिच्छू भी होता है। ठीक है, तीनों, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला हमारा है कर्ण। कर्ण यानी कान, कुंती का पुत्र। कुंती के पुत्र का नाम भी कर्ण था और कर्ण मीन्स कान भी होता है। ठीक है, अब बात आती है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। कैसी होती है वाक्यों में त्रुटि मार्जन और उसको आप सही करके कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन हमारा है परमात्मा के अनेकों नाम है। ठीक है, परमात्मा के अनेकों नाम है, तो इसको शुद्ध करके आप कैसे लिखेंगे, परमात्मा के अनेक नाम है। ठीक है, अनेक खुद में ही बहुवचन है। ठीक है, अनेक क्या है, खुद में ही बहुवचन है, तो अनेकों करने की कोई आवश्यकता नहीं, अनेक खुद में ही एक बहुवचन है, परमात्मा के अनेक नाम है। ठीक है, अगला हमारा त्रुटि मार्जन वाला है
मेरे को विद्यालय जाना है, मेरे को विद्यालय जाना है, इसको का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा कि मुझे विद्यालय जाना है। मेरे को विद्यालय जाना है अर्थात इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, मेरे को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे विद्यालय जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, सज्जन खुद में ही एक बहुवचन है, तो हम क्या लिख देंगे, सज्जन सबका भला चाहते हैं, सज्जन सबका भला चाहते हैं। ठीक है, सज्जन पुरुष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें भी वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, सज्जन सबका भला चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृपया करके मेरे घर पधारिए। कृपया करके मेरे घर पधारिए कहना है, कृपया मेरे घर पधारिए। ठीक है, तो ये हो गए वाक्यों में त्रुटि मार्जन। अगला हमारा आता है शब्द युग्म। शब्द युग्म इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो देख सकते हैं आप, शब्द युग्म हमारा आता है अविराम और अभिराम। क्या आता है शब्द युग्म में, अविराम और अभिराम। एक जैसे दो शब्द आते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, विकल्प से छांट कर करना होता है। ठीक है, तो अविराम यानी कि जो ना रुके, जो काम ना रुके, अविराम यानी कि लगातार जो काम ना रुक रहा हो, यानी कि लगातार। और अभिराम मीन्स होता है सुंदर। ठीक, अभिराम मीन्स होता है सुंदर, अविराम मीन्स जो ना रुके। ठीक है, तो देख सकते हैं आप अविराम किस में है, लगातार इसमें तो मैच कर रहा है, लेकिन इसका सुंदर नहीं मैच कर रहा, इसमें अनवरत है और आकर्षक है, बिना रुके और सुंदर। ठीक है, तो अविराम में सुंदर होता है और अविराम यानी बिना रोके और सुंदर। ठीक है, तो ये वाला हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा है पुरुष और परुष। पुरुष और परुष यानी कि पुरुष मीन्स क्या होता है, पुरुष मीन्स तो आदमी होता है, और परुष मीन्स क्या होता है, परुष मीन्स होता है कठोर। ठीक है, इसीलिए विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आते हैं आपके शब्द युग्म वाले, दो एक ही जैसे शब्द रहते हैं और आपको क्या करना होता है, विकल्प से छांट कर लिखना होता है। अगला हमारा है अनल और अनिल। ठीक, अनल का आपने अगर पर्यायवाची अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो अनल मीन्स होता है अग्नि। अनल मीन्स क्या होता है, अग्नि होता है, और अनिल मीन्स क्या होता है, वायु होता है। ठीक है, अनल मीन्स आपका अग्नि होता है और अनिल मीन्स क्या होती है, वायु होती है। ठीक है, तो चलिए अगले शब्द युग्म कौन से हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, अंबुज मीन्स क्या होता है और अम्बुद मीन्स क्या होता है। अंबुज और अम्बुद मीन्स क्या होता है, अंबुज मीन्स कमल होता है और अम्बुद मीन्स क्या होता है, बादल होता है। अंबुज मीन्स कलम, अंबुज मीन्स कमल, और अम्बुद मीन्स क्या होता है, बादल होता है। अगला हमारा है द्रव और द्रव्य। द्रव और द्रव्य, द्रव मीन्स होता है तरल पदार्थ और द्रव्य मीन्स होता है धन। द्रव मीन्स होता है तरल पदार्थ और द्रव्य मीन्स क्या होता है, धन होता है। ठीक है, अगला हमारा है अनल और अनिल। अनल और अनिल, अनल मीन्स अग्नि होती है और अनिल मीन्स क्या होती है, वायु होती है। अनल मीन्स अग्नि और अनिल मीन्स क्या होती है, वायु होती है। अगला हमारा है ग्रह और ग्रह। ग्रह और ग्रह, ग्रह मीन्स क्या होता है, घर होता है, ग्रह मीन्स नक्षत्र होता है। ग्रह मीन्स घर और ग्रह मीन्स नक्षत्र होता है। ठीक है, ग्रह में ये वाला जो ग्रह होता है ये वाले को घर कहते हैं, और जो ऐसे करके ग्रह होता है इसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है भवन और भुवन। तो भवन मीन्स क्या होता है, घर होता है, और भुवन मीन्स संसार होता है। भवन मीन्स घर होता है और भुवन मीन्स क्या होता है, संसार होता है। ठीक है, अगला हमारा है सुत और सूत। सुत और सूत, सुत मीन्स पुत्र होता है और सूत मीन्स क्या होता है, सारथी। सूत पुत्र, सूत पुत्र यानी सारथी। ठीक है, कर्ण कौन था, सारथी का पुत्र था। सुत मीन्स पुत्र और सूत मीन्स क्या हो गया, सारथी हो गया। अगला हमारा है आभरण और आमरण। क्या है, आभरण और आमरण। तो आभरण मीन्स क्या होता है, आभूषण होता है, और आमरण मीन्स क्या होता है, मृत्यु पर्यंत होता है। आभरण मीन्स आभूषण और आमरण मीन्स क्या होता है, मृत्यु पर्यंत होता है। अगला हमारा है प्रणय और परिणय। प्रणय और परिणय, प्रणय मीन्स प्रेम होता है और परिणय मीन्स क्या होता है, विवाह होता है। प्रणय मीन्स प्रेम और परिणय मीन्स विवाह होता है। अगला हमारा है सर और सर। सर और सर, सर मीन्स बाण होता है और सर मीन्स क्या होता है, तालाब होता है। अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, काव्यगत सौंदर्य के तत्व करने वाले हैं। रस छंद अलंकार कौन कौन से पूछे जाते हैं, सारे रस छंद अलंकार हम एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, उस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा तो आपको सारे रस छंद अलंकार के सारे डाउट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लास 12 हिंदी के संपूर्ण टॉपिक की तैयारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।